Very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, 8 first, that is electrostatics. Today we will discuss its fourth chapter, that is the capacitance. आज यहाँ पे हम इसका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका कैपेसिटेंस है। देखिए बेसिक कैपेसिटेंस में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर कि जो कंडक्टर होता है ना, स्टैटिक कंडीशन की बात होगी, ये ध्यान रखना। तो कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद जो कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो कितना स्टोर करेगा वो हम पता लगाएंगे, ठीक है। और जब वो चार्ज स्टोर करेगा तो उससे क्या करेंगे हम, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सिंपल कैपेसिटर बोल लीजिए, कैपेसिटर बनाएंगे जो कि एक अरेंजमेंट होता है जो एक स्मॉल स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करेगा। और उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है इन दिस चैप्टर। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इन electrostatic equilibrium the electric field intensity inside a conductor is always zero। कोई भी कंडक्टर होता है, स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता है बेटा, जीरो होता है। देखिए कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर कैसे भी शेप ले सकते हो आप, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लगाया आपने, ये कंडक्टर है ए बी सी और डी बेटा, ठीक है। आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ई एक्सटर्नल, ई नॉट, जो आप रिप्रेजेंट करना चाहो आप पे डिपेंड करता है। ई एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करना चाह रहे तो ई एक्सटर्नल ले लीजिए, या फिर ई नॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। ये आपने फील्ड अप्लाई किया। आपको पता है जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे बेटा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस फील्ड की अप्लाई करने से क्या होगा, फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर क्या एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा बेटा। क्या एग्जर्ट होगा, फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना, वो किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना, जल्दी बोलो, किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये ए बी फेस दिख रहा है ना, इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। आपको पता ओवरऑल ये न्यूट्रल है, तो ए बी पे नेगेटिव आ गया तो सी डी पे बेटा इसका मतलब कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है। इस चार्ज को क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज बोलेंगे बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है बेटा। तो ये चार्ज कैरियर सेपरेट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। किसकी वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से बेटा। किसकी वजह से सेटअप हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। क्या सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, मान लीजिए ई इंड्यूस्ड। पॉइंट क्लियर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये चार्ज सेपरेट होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए, कौन सा, ई इंड्यूस्ड। और इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ई नॉट या ई एक्सटर्नल आपका ए टू डी जा रहा है, देख लीजिए बेटा, और ई इंड्यूस्ड किधर रहेगा, डी टू ए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सो नेट फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होगा, जीरो होगा इन स्टैटिक कंडीशन। ये ध्यान रखना बेटा, कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर आपके पास कितना होता है बेटा, जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। जो भी कंडक्टिंग सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके क्या रहता है बेटा,
परपेंडिकुलर रहता है। पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पॉइंट क्लियर है? देखिए आप इस चीज को दो तरीके से समझ सकते हैं बेटा। एक तो जैसे यहाँ पे ये समझा रखा है इंटीग्रेशन EDL किसका स्टेटमेंट होता है बेटा, जल्दी बोलो। गॉस थ्योरम। इंटीग्रेशन सॉरी गॉस थ्योरम नहीं, उसमें आपका DAODS आता है। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू यूनिट चार्ज लेते हैं तो क्या लिखा जाता है EDL cos थीटा, ये तो लिखा जाता है। स्मॉल वर्क डन है तो DW लिखा जाएगा, DW इज इक्वल टू EDL cos थीटा। टोटल के लिए क्या कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है? सो इंटीग्रेशन EDL cos थीटा कितना हो गया 0। आपको पता है यहाँ E 0 नहीं है ना ही DL 0 है, तो 0 किसको होना पड़ेगा बेटा, cos थीटा। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अदरवाइज ऐसे समझ लीजिए, मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। ई है, आउटसाइड है, अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जस्ट डायग्राम में बन रहे। मान लीजिए कितने एंगल पे है बेटा, हाँ बेटा कितना मान लो, थीटा मान लो। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है, तो ये रिजोल्व होगा किसमें, दो कंपोनेंट्स हैं बेटा। इधर बताओ क्या जाएगा, थीटा एंगल, तो इधर जाएगा E cos थीटा, हाँ या ना। और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, E sin थीटा। अब आपको पता है स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब E cos थीटा को क्या होना पड़ेगा बेटा 0। अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या होगा, इंचार्ज कैरियर पे फोर्स एग्जर्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, सरफेस करंट आ जाएगा, मतलब स्टैटिक कंडीशन में करंट आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? इसलिए हमें E cos थीटा को क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 करना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे E तो 0 है नहीं, तो 0 किसको होना पड़ा, फिर से बेटा cos थीटा को 0 होना पड़ा, तो थीटा कितना होगा, इसका मतलब बेटा 90 डिग्री। पॉइंट क्लियर है? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द चार्ज इज ऑलवेज 0 इनसाइड ए कंडक्टिंग सरफेसेस। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है तो उसके अंदर चार्ज कितना होता है 0। किसे प्रूव करेंगे, गॉस थ्योरम से। इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू क्या होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना पढ़ा चुका हूँ मैं 0, तो इसका मतलब Q इनसाइड कितना होगा 0 होगा, मतलब चार्ज हमेशा कितना होता है 0 होता है। पॉइंट क्लियर है? अगर कोई चार्ज भी है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। सो नो एक्सेस चार्ज कैरियर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज हमेशा क्या होता है 0 होता है। चार्ज दिया भी है तो उसके आउटर सरफेस पे वो आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तीनों प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0। सेकंड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर। एंड थर्ड वन इज द नो एक्सेस चार्ज कैरियर इज एग्जिस्ट, और चार्ज हमेशा क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज ऑलवेज, सिंपल सी बात है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा है, गॉस थ्योरम यूज करना है, खूब पढ़ाया हुआ है गॉस थ्योरम। क्या किया हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे यहाँ पे, कैसा सिलेंड्रिकल, इसका एन कैप किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ। मान लीजिए इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ। सो फाई क्या होता है, इंटीग्रेशन EDS cos थीटा, टोटल एरिया DAC मान लिया, या फिर
टोटल एरिया ds मान लिया, a मान लीजिए, आपकी चॉइस है। तो फाई e इंटू डी एस, e इंटू डी एस क्यों है, क्योंकि ds ही टोटल एरिया मान। अगर ऐसे लिखोगे तो डेल फाई इज इक्वल टू, अगर यहाँ डेल फाई लिखेंगे तो इंटीग्रेशन लगेगा और e इंटू टोटल एरिया a लिखा जाएगा। पॉइंट क्लियर है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e डी एस, इसका एरिया ही पूरा मान लिया, इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है सबको पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ एज की बात करेंगे, कार्ड के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड ऊपर की तरफ होगा, इसका नॉर्मल इधर आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, फील्ड ऊपर, थीटा 90। तो इनकी वजह से कार्ड सरफेसिस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ किसकी वजह से होगा एक एज की वजह से, सिर्फ बाहर वाले एज की वजह से। पॉइंट क्लियर है। अब कोई कहेगा जी अंदर वाले एज की वजह से क्यों नहीं होगा, बेटा क्योंकि ये इनसाइड द कंडक्टर है, और पढ़ा है अभी इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। कर्ड की वजह से 0 है, क्यों, क्योंकि एंगल 90 है। इनसाइड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सिर्फ कौन सा बचा, आउटर एज बचा इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, थर्ड नो एक्सेस चार्ज कैरियर एग्जिस्ट, और चार्ज हमेशा 0 होता है, और फोर्थ क्या पढ़ा दिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सरफेस पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सरफेस पे होता है बेटा, अंदर तो 0 होगा लेकिन सरफेस पे ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मे बी फिफ्थ प्रॉपर्टी, potential inside the volume of conducting sphere is always constant। जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा अंदर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा वही उसके अंदर होगा, मतलब जो पोटेंशियल होता है ना वो थ्रू आउट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बेटा। ये जैसे आपने कोई भी सरफेस ले रखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, तो v यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट। जितनी वैल्यू सरफेस पे होगी सेम वैल्यू इसके अंदर मिलेगी। पॉइंट क्लियर है। तो v जो होता है v है क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है। आपके पास कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है या स्फीयर है, उसके अंदर भी हमेशा कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा कई बार, क्योंकि क्या होता है सरफेस पे वैल्यू गिवन होती है और अंदर पूछी जाती है, तो ध्यान रखना जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। ये रिलेशन पढ़ाया था, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। वर्क डन कितना होगा, 0, तो Q इंटू डी वी कितना हो गया, 0, डी वी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, मतलब V कितना हो गया बेटा, कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पॉइंट क्लियर। और वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डी वी। डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 है, तो V क्या है, सेम है, कांस्टेंट। और सिक्स प्रॉपर्टी लास्ट, सरफेस डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इरेगुलर शेप। ये तो बड़ी सिंपल सी है। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया डायरेक्टली होता है आर्स के, तो आर जिसका कम सिग्मा उसका ज़्यादा। पॉइंट क्लियर है। तो ये 6 प्रॉपर्टी है इसके कंडक्टर के। पहला प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, नो एक्सेस चार्ज कैरियर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। और लास्ट प्रॉपर्टी है सिग्मा डिफरेंट होगा, डिफरेंट इरेगुलर से। सो दीज आर द सम। Now we start the electrical capacitance. Capacity of a conductor. Electrical capacitance or capacity of a conductor.
इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये किसी भी कंडक्टर की क्या होती है बेटा, एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है। बेसिकली जैसे ये कोई भी कंडक्टर है तो इसको हम क्या देते हैं बेटा, चार्ज सप्लाई करते हैं। चार्ज सप्लाई करते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाता है बेटा, इंक्रीज होता जाता है। पॉइंट क्लियर है। तो इनका जो रेशियो होता है ना, किस किस का, चार्ज टू द पोटेंशियल, Q बाई V, ये बेटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना चार्ज दिया उसके अकॉर्डिंग उतना ही पोटेंशियल राइज हो जाएगा। सो द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल हमेशा बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो Q बाई V इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसको हमने किसके इक्वल रखा है, C। C इज नॉन एज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो C इज इक्वल टू है Q बाई V। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो दिख रहा होगा किस किस का, चार्ज टू द पोटेंशियल। क्लियर है पॉइंट। So what is the electrical capacity or capacitance? It is the ability of a conductor to store the electric charge और electric energy, कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। उस एबिलिटी ऑफ कंडक्टर को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। आपको मैंने अभी जैसे बताया, जैसे आपने कोई भी कंडक्टर ले लिया, आपने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल राइज होगा। तो इनका जो रेशियो होता है ना, चार्ज टू द पोटेंशियल, वो हमेशा बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, C से। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, Q बाई V। सो C इज द कैपेसिटेंस। यूनिट की बात करें, चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम। पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फैराड। ये ध्यान देना, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपके पास, फैराड होता है। क्लियर है। प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है फैराड, आपका ऐसा यूनिट है। जो प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी वो माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड में होगा। क्योंकि फैराड बहुत ही एक लार्ज यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला सबको निकालना आता है। चार्ज का क्या होता है, AT। पोटेंशियल का कहाँ से निकालोगे बेटा, V इज इक्वल टू W बाई Q से। वर्क डन का सबको पता होता है, चार्ज का पता है, तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कैपेसिटेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। और कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक चीज़ और ध्यान देना, आप जब इस रिलेशन को देखते हैं ना, तो आप कहते हैं कि जो C इक्वल टू है Q बाई V, तो कैपेसिटी है ना वो डायरेक्टली है चार्ज के इन्वर्सली पोटेंशियल के। बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है C इक्वल टू Q बाई V। Q बाई V रेशियो है जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। सो C कैपेसिटी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड ऑफ पोटेंशियल, दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ का बेटा स्पेशल ध्यान रखना। लिखा हुआ भी है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द शेप साइज ऑफ द कंडक्टर एंड डायमेंशंस। शेप साइज, मीडियम, नियर बाई कंडक्टिंग सरफेसेस। मतलब भाई डायमेंशन में क्या आ गया, शेप आ गई, साइज आ गया। उसके बाद आपका मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, साइड में कौन सा कंडक्टर कैसे सरफेस रखे उन पर भी डिपेंड करता है। पॉइंट क्लियर है। चार्ज और पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट है, शेप साइज पर डिपेंड करेगा, मींस डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, और नियर नेबरिंग कंडक्टिंग सरफेसेस पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए आपके पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है आपके पास, स्फेरिकल कंडक्टर, और उसका क्या निकालना, हमें कैपेसिटी निकालनी है। बेटा मान लीजिए ये आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है बेटा। इसको कुछ भी चार्ज दिया आपने, चार्ज दिया, और इसका रेडियस कितना मान लीजिए बेटा, R। तो क्या इसके सरफेस पे मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मान लिया कि चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, कितना होगा, KQ बाई R। पॉइंट क्लियर है।
तो ये कोई भी आइसोलेटेड आपके पास स्फीयर था जिसको क्यू चार्ज दिया है, जिसका रेडियस कितना है आर। आपको पता है वी क्या रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। सो वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के की वैल्यू सबको पता है 1/4πε0, क्यू ओवर 4πε0 आर। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हमें क्या निकाला था सी, वी की वैल्यू प्लेस कर दी बेटा, क्यू ओवर क्यू 4πε0, ये 4πε0 ये ऊपर चला जाएगा, तो सी कितना आया 4πε0 इंटू आर। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो कैपेसिटी है ना वो डिपेंड कर रही है किस पे, रेडियस है, 4πε0 इंटू आर। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी होगा। अगर हम अर्थ की कैपेसिटी निकालना चाहिए बेटा, अर्थ का रेडियस आपको पता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है। 4πε0 आपको पता है, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे ना जब, तो 711 माइक्रोफेराड आएगा बेटा। तो देखिए अर्थ का साइज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिर भी अर्थ की कैपेसिटी फेराड में नहीं आ रही है, किस में आ रही है बेटा, माइक्रोफेराड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेराड है ना बेटा वो बहुत ही लार्ज यूनिट है। कैसे यूनिट है बेटा फेराड, एक बहुत ही बड़ी यूनिट है जो प्रैक्टिकल यूनिट पॉसिबल नहीं है। एसआई यूनिट जरूर है लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी माइक्रो नैनो पिको फेराड होता है। पॉइंट क्लियर है, तो ये था कैपेसिटी के बारे में।